नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड फेस के अंदर। साथियों, आज हम पे 15 जून और शुरू करते हैं 15 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया कि अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान चलाया जा रहा है, ये चलाया जा देखिए पे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट। यस, देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो मध्य प्रदेश का, उन्होंने लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कैंपेन को, और जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें वो देखिए कि यहाँ पे कोविड-19 के प्रति जो लोगों में जागरूकता है उसे बढ़ाएंगे ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो जागरूकता है वो और ज्यादा बढ़े और वैक्सीनेशन को और ज्यादा पे बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और यूनिसेफ के द्वारा एक ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड की जाएगी कॉलेज के स्टूडेंट्स को और यहाँ पे टीचर्स को, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 16 लाख स्टूडेंट्स को इसमें कवर करेंगे ताकि इनके जरिए वो दूर दराज के इलाकों में और पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ पे कोरोना के प्रति जो जागरूकता है ना उसे बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ढील देती है तो हम फिर से लापरवाह हो जाते हैं। हमें लापरवाह ना होना है क्योंकि हम इसका नतीजा देख चुके हैं मेरे साथियों। पहली लापरवाही ने हमें कितना नुकसान पहुंचा है, ये दोबारा इससे ना हो, तीसरी लहर ना आए, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ ये कैंपेन सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो डेवलप की जा रही है, जो रियल टाइम एप्लीकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग को फोकस करने वाली है। देखिए, हम जब बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेके, तो मध्य प्रदेश को लेके भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पे वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए, यानी कि फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, खासकर मानसून तो प्रवेश कर चुका है भारत के अंदर, तो मानसून के समय में देखिए जो पेड़ पौधे की वृद्धि करने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है अंकुर परियोजना। ये अंकुर कार्यक्रम, तो अंकुर कार्यक्रम के तहत ये कहा जा रहा है देखिए कि एक वायुदूत एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिएगा, इसमें अपनी फोटोज डाल लीजिए, और जो व्यक्ति यहाँ पे विनर होगा, मतलब मानसून सीजन के अंदर जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे जो लगाएगा, उससे देखिए इस साल दिया जाएगा पे प्राण वायु अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट बात बता दी है। और जल जीवन मिशन के तहत देखिए भारत के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमें मध्य प्रदेश में भारत की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, इसमें मध्य प्रदेश को मिले हैं 5,117 करोड़ रुपए। देखिए, ये आपको बेसिक बात जाननी पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद शहर है मेरे साथियों, और होशंगाबाद देखिए जिला है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम पड़ा देखिए नर्मदापुरम। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि होशंगाबाद यहाँ पे डिवीजन भी हुआ करता है, संभाग भी हुआ करता है मेरे साथियों, और होशंगाबाद संभाग का नाम देखिए नर्मदापुरम पहले ही बदल दिया गया था। वैसे वर्तमान की जब बात करेंगे तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, कितने पे 10 डिवीजन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। के अंदर एक बहुत ही फेमस परियोजना चल रही है कि भारत और विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा तैरता हुआ, देखिए तैरता हुआ फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। ये बनाया जा रहा है देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम के पास में, ओमकारेश्वर डैम पड़ता है खंडवा जिले के अंदर, और देखिए नर्मदा नदी पर ये सबसे बड़ा यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल है जो बनाया जा रहा है, सोलर पावर प्लांट है जो बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 600 मेगावाट की। अब देखिए ये जो बन रहा है, ये बन रहा है खंडवा में ओमकारेश्वर डैम पे, किस नदी पर, नर्मदा पर, जिसे कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जिसकी टोटल दूरी है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई होती है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, और ये निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, जो पड़ता है सतपुड़ा विंध्याचल के मिलन स्थान पर। ये मैंने सारी की सारी बातें फैक्चुअल आपको बता दी हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो 1 नवंबर 1956 को बना था, और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को बनाया गया था, ये उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया तो यहाँ पे मध्य प्रदेश अब दूसरा राज्य बन गया है क्षेत्रफल के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ द एरिया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भोपाल कैपिटल है मेरे साथियों। हम देखिए जब बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान देखिए चौथी बार मुख्यमंत्री बने यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोकसभा सीटों को लेके। देखिए यहाँ पे टोटल लोकसभा सीटें हैं 29, लेकिन आप जानते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द लोकसभा सीटें। हमारे भारत के अंदर, संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम देखिए जब बात करते हैं तो 19 सीटें जनरल की है, सामान्य है, 4 सीटें शेड्यूल कास्ट की हैं,
लोकसभा सीटों में, और यहाँ पे 6 सीटें हैं एसटी की, ये बात पता होनी चाहिए। राज्यसभा में है 11 सीटें और विधानसभा में है 230 सीटें। देखिए मैं प्रतिदिन हर दिन एक राज्य को इसी प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज मध्य प्रदेश की बारी थी, हो सकता है कल किसी और राज्य की पर हम इस प्रकार से चर्चा कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता दो, देखिए साथियों कि हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस यहाँ पे घूमने वाले स्थल भी हैं, यहाँ पे फेमस स्पॉट्स भी है जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वैसे बता दो देखिए 3 मुख्य हैं, जिसमें खजुराहो के मंदिर है 1986 के अंदर, यहाँ पे सांची के स्तूप है, बुद्ध में जो सांची के स्तूप है मेरे साथी, बुद्ध के सांची के स्तूप है, ये पढ़ते हैं देखिए 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं, भारत के इतिहास में सबसे प्राचीनतम गुफाएं मानी गई हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो 2003 में शामिल थी। लेकिन 2020 के अंदर यहाँ पे ग्वालियर और ओरछा को भी देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया है। एमपी गवर्नमेंट का ऐसा कहना है और ये सत्य बात है मेरे साथियों। तो देखिए आज हमने मध्य प्रदेश को कवर किया है, कल मैं किसी और राज्य को इस प्रकार से कवर कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल के जो नए प्रेसिडेंट, जो नए प्रधानमंत्री हैं, नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, वो कौन चुने गए हैं, वो कौन बने हैं। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने 4 तारीख की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये फेरबदल तो होने वाला है और ऐसा हो गया है मेरे साथियों। तो इजराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने देखिए नफ्ताली बेनेट। ये तो तय था, खैर मैं तो उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर चुका था, मैं क्या हर कोई कर चुका था। ठीक है चलिए, तो नफ्ताली बेनेट देखिए बन चुके हैं यहाँ पे इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये बात की जा रही है। न्यू राइट विंग पार्टी से आते हैं और देखिए इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके थे। देखिए हम जब बात करते हैं हुआ क्यों, देखिए इससे पहले यहाँ पे समझना छोटी सी बात, जो इजराइल की बात की जा रही है, तो इजराइल के जो देखिए पार्लियामेंट है उसका नाम है नेजेट। देखिए तो हुआ यूं है कि यहां पे नफ्ताली बेनेट ने यहां पे देखिए यार लैपिड के साथ समझौता किया, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके पास आ गया बहुमत और इनकी जो सरकार थी, बेंजामिन की जो सरकार थी, वो यहां पे अल्पमत में आ गई, यहां पे कॉन्फिडेंस मोशन को प्राप्त नहीं कर पाई। तो नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता ऐसा था कि 26 अगस्त 2023 तक यहाँ पे नफ्ताली बेनेट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद यहाँ पे यार लैपिड बनेंगे यहाँ पे देखिए नए प्राइम मिनिस्टर, ये बात यहाँ पे की जा रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो डूब गई है, वो मतलब यहाँ पे अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो लिकुड नेशन लिबरल मूवमेंट पार्टी से आते हैं, 15 वर्ष का कार्यकाल किया था इनका, और देखिए इजराइल के सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है बेंजामिन नेतन्याहू को। देखिए जो बात की जाएगी पैलेस्तीन विवाद को लेके, तो मैं बता दूं कि देखिए हम जब बात करते हैं तो पैलेस्तीन विवाद को जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे नफ्ताली बेनेट का जो रुख है वो थोड़ा सा और ज्यादा कड़ा माना गया है यहाँ पे बेंजामिन से। तो हो सकता है कई लोगों के लिए खुशी का खबर हो, लेकिन कई लोग इससे देखिए कहीं ना कहीं गम में भी हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि इजराइल में एक घटना घटित और हुई थी। इजराइल के अंदर यहाँ पे 11वें राष्ट्रपति बने हैं मेरे साथियों, जिनका नाम है इज़ैक हर्जोग। इन्होंने क्या किया देखिए, हम जब बात करते हैं रूवन रिवलिन को रिप्लेस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, और आइजैक देखिए हर्जोग बनेंगे यहाँ पे कौन, यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट। ये बात हो चुकी थी पहले, यहाँ पे 11वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चलिए तो प्राइम मिनिस्टर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं है। जेरूसलम कैपिटल जो अमेरिका के द्वारा घोषित की गई है, देखिए भारत का मानना है कि तल अवीव ये कैपिटल बोलते हैं भारत की तरफ से। इजरायली शक्ल देखिए यहाँ पे क्या है, करेंसी है, और नेजर देखिए यहाँ पे क्या पार्लियामेंट है, बता चुका हूं। अभी इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में था अपना गाजा पट्टी के लेके विवाद को लेके। तो इजराइल पैलेस्तीन का जो विवाद है अभी से तो है नहीं, बहुत पुराना विवाद है, और इसी विवाद में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि गाजा पट्टी से देखिए लगातार बॉम्बार्डिंग यहाँ पे हो रही थी, और आयरन ड्रोम जो यहाँ पे सुरक्षा करता है यहाँ पे इजराइल की, उसकी भी बहुत सारी खबरें अपने यहाँ पे पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि महावीर चक्र प्राप्तकर्ता थे यहाँ पे ब्रिगेडियर, उनका नाम बताना आपको, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है देखिए मेरे साथ यहाँ पे कौन, यहाँ पे रघुवीर सिंह जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया 99 वर्ष की आयु में। 1965 के युद्ध में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, साथ ही साथ में विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए हम जब बात करते हैं तो 1965 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ब्रिगेडियर रघुवीर ने देखिए 18 राजपूताना राइफल्स की कमांड की थी, जिसे बाद में देखिए कर दिया यहाँ पे 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ये बात मैं बता दूं देखिए, और इन्हें इसी की यहाँ पे वीरता के लिए देखिए ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे बात की जा रही है महावीर चक्र के बारे में। देखिए तो भारत में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, जरा समझिए।
तो भारत में देखिए बहुत सारे चक्र पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। अगर बात करेंगे तो देखिए तो दिए जाने वाले पुरस्कारों में सम्मान में यहाँ पे दो तरह से बांटा गया है। एक है युद्ध समय में दिया जाने वाला पुरस्कार या सम्मान, और दूसरा है शांति काल में दिया जाने वाला सम्मान पुरस्कार। तो भारत में जब युद्ध के समय चल रहा होता है तो उसमें देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, मेरे साथियों वीर चक्र है, ये युद्ध समय में दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों में से एक है। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं शांति काल के समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी को व्यक्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये पीस टाइम में दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों में से एक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो बच्चे खासकर यहाँ पे डिफेंस एस्पायरेंट है उनको, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि डायबिटीज इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस, देखिए तो डायबिटिक इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस 2021 में चीफ गेस्ट ग्रुप में किसने पार्टिसिपेट किया है? तो ये देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है यहाँ पे जितेंद्र सिंह। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे की जा रही है। तो 11th यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटिक्स इंडिया पे सम्मेलन हुआ था जिसमें देखिए 3 दिन चला, ये 11 से 13 जून के लिए। और देखिए हम जब बात करते हैं तो ये डायबिटिक इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने देखिए ऐसे चीफ गेस्ट की भूमिका निभाई है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि सिंपल सा अवेयरनेस है कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे जागरूक किया जाएगा डायबिटीज के प्रति। आपने ये सुना होगा देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा न्यूज में चर्चा में रहा था कि कोविड-19 से सही हुए वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट रह चुके थे कि कवर कर गए थे, उनमें ब्लैक फंगस की, व्हाइट फंगस की देखिए बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो ये देखा गया था देखिए कि कोविड-19 तो चलो कोई नहीं, बाद में सही होके इंसान सही हो भी रहा है, देखिए हो गया, सही भी हो रहा है, लेकिन जो पुरानी बीमारियां है ना ये कहीं ना कहीं जड़ हो जाती है और भी नई बीमारियों के। अगर इंसान यहाँ पे डायबिटिक रूप से सही रहेगा तो हो सकता है वो यहाँ पे सफर कर जाए, कोविड-19 से सही हो जाए, लेकिन बाद में जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है वो कोई नजर नहीं आने वाले। लेकिन यदि कोई इंसान में डायबिटिक की कंडीशन बहुत ज्यादा है, उसका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यस पोस्ट कोविड जो संभावना है, जो यहाँ पे बीमारियों की संभावना है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो उसी के प्रति जागरूक करने के लिए ये जो कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस का मतलब पार्टी से नहीं कर रहा मेरे साथी, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे एक सबमिशन से है, एक आपका कॉन्फ्रेंस है ये कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायबिटिक जो कांग्रेस है वो यहाँ पे लाई गई थी और यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी ने उसकी अध्यक्षता की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर विश्व भर के अंदर यहाँ पे जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 नवंबर को। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको बता दिए मेरे साथियों। और हमारे शरीर में इंसुलिन, यस इंसुलिन इसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो रक्षा मंत्री जी है जिनका नाम है यहाँ पे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक बजटरी सपोर्ट ऑफ 498.8 करोड़ को फॉर द इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर। कितने सालों के लिए? तो ये है देखिए 5 सालों के लिए। तो देखिए अभी हाल ही में ना भारत ने बहुत पैसा खर्च किया है डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए। और आप जानते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देखिए भारत यहाँ पे तीसरा ऐसा देश बन चुका है जो डिफेंस बजट पर यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो सही बात भी है। देखिए जिस देश की यहाँ पे सीमा जितनी शक्तिशाली होने वाली है उस देश की सीमा उतनी ही ज्यादा सुरक्षित रहती है, ये सत्य बात है। मैं आज की बात नहीं कह रहा, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास में ये वर्णन किया गया है कि शस्त्र के साथ यहाँ पे शास्त्र की भी नीड होती है। तो शास्त्र हमारे पास बहुत है, अब शस्त्र को बढ़ाने का समय आ चुका है। देखिए बात की जा रही है डिफेंस के इनोवेशन के बारे में। जिस प्रकार से देखिए इजराइल के पास बहुत सारे इनोवेशन हैं, उसी प्रकार से भारत में भी कहीं ना कहीं देखिए डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 498.8 करोड़ रुपए है जो सैंक्शन कर दिए गए हैं यहाँ पे इनोवेशन के लिए। और ये सारा का सारा इनोवेशन किया जाएगा पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यहाँ पे इसी के लिए 498.8 करोड़ रुपए हैं जो यहाँ पे सैंक्शन कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर ये कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, भारत में परियोजना चल रही है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजों को देखिए बूस्ट करेंगे जिससे कह सकें कि आप अपने डिफेंस सेक्टर में नई नई चीजों को लेकर आ सकते हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसे किस प्रकार से हम डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा बूस्टअप करेंगे उसकी बात की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया को लेकर क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को घोषणा कर दी कि हम भारत के अंदर स्टार्टअप इंडिया को योजना लागू करेंगे और 16 जनवरी 2016 को इसे लागू कर दिया गया था। वहीं पे देखिए अटल इनोवेशन मिशन की भी इसमें सहायता ली जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक देखिए पार्ट है और चिंतन वैष्णव जी इसके देखिए यहाँ पे मिशन डायरेक्टर बनाए गए थे। ये सारी की सारी बातें आपको मैं डिटेल से बता दी है। अब हम देखिए जब बात करते हैं
तो इस अमाउंट जो सैंक्शन किया गया है, बजटरी जो सैंक्शन किया गया है, इसके तहत यहाँ पे डीआरडीओ और यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो डीआरडीओ भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के लिए बहुत ज्यादा काम कर ही रहा है और अपने इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए गोला बारूद को बनाने का जो काम करता है ना, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा होता है और इसी से देखिए बहुत सारी जो गोला बारूद है, एम्युनिशन है, वो और ज्यादा बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो डीआरडीओ की जब बात करते हैं तो 1998 को 1958 को बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी देखिए यहाँ पे मिशन डायरेक्टर है या चेयरमैन कर दीजिए। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 1712 में बना था। अभी देखिए जो नए चेयरपर्सन बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री विश्वकर्मा जी है जो रिसेंटली ज्वाइन कर चुके हैं, और राजनाथ सिंह, श्रीपद नायक देखिए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट में शामिल है और ये डिफेंस मिनिस्टर है भारत के। ये सिंपल सा फैक्ट आपको मैंने बता दिया। चलिए, यहां पे कौन सी फीमेल प्लेयर है चेस रिपब्लिक से जिन्होंने हाल ही में देखिए वुमेन सिंगल और डबल में फ्रेंच ओपन जो टेनिस का कंपटीशन है वो जीत लिया है? तो उनका देखिए सही नाम है पे बारबोरा क्रेसिकोवा। तो देखिए बारबोरा क्रेसिकोवा है जिन्होंने यहाँ पे जीता है यहाँ पे पुरस्कार, और देखिए ये इन्होंने सिंगल्स और डबल्स को यहाँ पे जीत लिया है, ये बात की जा रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इन्होंने देखिए पहली बार यहाँ पे पुरस्कार जीता था 2021 में, यानी कि अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और 7 बार यहाँ पे ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप रह चुकी है। ये सिंपल सा फैक्ट है, बता दूं। अच्छा, फ्रेंच ओपन को देखिए एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं रोनाल्ड गैरोस। तो ये रोनाल्ड गैरोस देखिए फ्रेंच ओपन ही है एक्चुअल में, ठीक है। 1891 में ये स्टार्ट की गई थी पेरिस के अंदर। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी देखिए हुआ क्या है कि विश्व के अंदर G7 लीडर्स की मीटिंग चल रही थी, अभी अभी खत्म हुई है। तो उन मीटिंग्स में क्या हुआ है कि किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबला करने के लिए G7 के द्वारा B3W जो लॉन्च किया गया है, दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये लॉन्च की गई। देखिए पे किसके विरोध में? तो देखिए चाइना के विरोध में। अभी इससे चाइना ये है क्या, जरा समझे, बता दीजिए। देखिए अभी हुआ क्या ना कि चाइना ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए दोहरी नीति चली है। रोड के माध्यम से भी देखिए वो बहुत सारी यहाँ पे टेरिटरीज का एक्सपेंशन कर रहा है। साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं मैं बता चुका था कि अपना जो आसपास का मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं कहां पे, देखिए फ्रॉम दी ओशन पार्ट। और भारत को घेरने के लिए देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी वो तो चली रही थी, लेकिन हुआ क्या कि आसपास की जो पड़ोसी देश हैं वहां पे कर्जा दे दे के उन्हें आर्थिक गुलाम बनाना, और फिर वहां पे व्यापार के माध्यम से देखिए उनके जो बेसिक रास्ते हैं उन पे कब्जा करने की बात यहाँ पे चल रही थी। आपने सीपे का नाम तो सुना होगा गारंटी से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए कहीं ना कहीं इसी प्रोजेक्ट का पार्ट रहा है, जिसमें कहा जा रहा था कि देखिए पाकिस्तान पे इतना कर्ज डाल दीजिए कि पाकिस्तान उनके व्यापार को मना न कर सके, और यहाँ पे आर्थिक गलियारा जो खोल दिया गया। ये आर्थिक गलियारा देखिए खतरनाक हो सकता है हमारे भविष्य के लिए भी, और ये बात सत्य भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस नीति का खिलाफ, इस नीति के विरुद्ध में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन देशों को इनके कुप्रभाव से बचाने के लिए, चाइना की ऐसी नीतियों से बचाने के लिए यहाँ पे B3W जो प्रोजेक्ट है ना वो शुरू किया गया है। आपसे एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, जरा देखिए यहाँ पे। तो ये हम देखिए जब बात करते हैं ऐसे डेवलपिंग और जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, देखिए उनको देखिए चाइना की इन नीतियों से कहीं ना कहीं वाकिफ कराने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ना इसको शुरू किया गया, और G7 मीटिंग में इसको देखिए शामिल कर दिया गया था। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट है, शुरू किया गया है। देखिए G7 कंट्रीज की जब बात करते हैं तो विश्व के अंदर जो डेवलप कंट्रीज हैं और जो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका समूह है। हम देखिए जब बात करते हैं तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है। देखिए जब G7 की बात करते हैं तो औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों का जो समूह है वो है G7। लेकिन 1997 में देखिए इसमें रूस शामिल हुआ था, यहाँ पे रशिया शामिल हुआ था देखिए, और इसका नाम पड़ा था G8। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में देखिए क्रीमिया का विवाद हुआ, और क्रीमिया के विवाद के बाद यहाँ पे रशिया को हटा दिया गया था, या रशिया हट गया था, और दोबारा से ये क्या बन गया पे G7 बन गया था। ये बेसिक क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल 2021 को जीत लिया है? तो ये जीता देखिए एक ही व्यक्ति ने, जिनका नाम है नोवाक जोकोविक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नोवाक जोकोविक ने देखिए जीत लिया है। और आपको बता देखिए हम जब बात करते हैं उनका 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। देखिए ये पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने चारों प्रकार के जो मेन कप है ना, जो चारों प्रकार के मेन टाइटल्स हैं, इन्हें 2-2 बार जीत लिया। ये अपने में खुद एक रिकॉर्ड है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रेंच ओपन है, यहाँ पे विंबलडन है और यूएस ओपन है। इन सबको ये जीत चुके हैं 2-2 बार, ये बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है
कि अभी केंद्र सरकार ने यहाँ पे कितना पैसा है उत्तर प्रदेश को दिया है अंडर दी जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन की जब बात करते हैं तो भारत में 2023-2024 तक देखिए नलों के द्वारा हर घर में पानी की व्यवस्था कर दी जाए, इसके लिए जल जीवन मिशन को चलाया जा रहा है। और इसी के तहत यहाँ पे उत्तर प्रदेश को दिया गया पे 10,870 करोड़ रुपए। यस, तो 10,870 करोड़ रुपए है देखिए जो उत्तर प्रदेश को सैंक्शन किए गए हैं अंडर द स्कीम जल जीवन मिशन के तहत में। देखिए हम जब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर के द्वारा देखिए ये चलाया जा रहा है। और इसमें देखिए बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें बहुत सारा पैसा सैंक्शन किया गया ताकि वो अपने राज्यों के अंदर नल से पानी की जो व्यवस्था है उसे पूर्ण रूप से कर सके। हम देखिए जब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में तो इसमें कहा जा रहा है कि 2023-2024 तक यहाँ पे भारत के अंदर 19 करोड़ के आसपास जो घर है ना उनमें व्यवस्था कर दी जाएगी और टैप कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 के अंदर। देखिए हम जब बात करते हैं 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को एक कैंपेन और चलाया गया जिसमें कहा गया कि देखिए जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको भी देखिए कहीं ना कहीं इस मिशन के तहत जोड़ा जाए, ये बात यहाँ पे कर दी है। देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो ये स्कीम उत्तर प्रदेश के अंदर ही लागू की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में देखिए पिंक बूथ, यानी कि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए एक अलग से जो कोविड वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, इसे खोलने की बात चली है। ये बात आपको मैंने बता दी है। साथ ही साथ में देखिए यूपी की जो सीएम है ना उन्होंने एक मेडिकल एटीएम की स्थापना की बात की है। साथ ही साथ देखिए इस साल का जो ई पंचायत पुरस्कार है 2021 का वो किसे मिला पे यूपी को मिला है। फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना देखिए यहाँ पे यूपी के द्वारा लॉन्च की गई है। और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री अभ्युदय फ्री कोचिंग जो स्कीम है ना वो भी यहाँ पे यूपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैंने डिटेल से बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है देखिए कि वीनस ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो मिशन है एनविजन, ये किस अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के द्वारा पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया देखिए ईएसए के द्वारा, दैट इज यूरोपियन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो ईएसए ने देखिए नासा के साथ कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे वीनस का अध्ययन करने के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई है जिसका नाम है देखिए इन्विजन, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए कि पृथ्वी क्या पड़ोसी देखिए ग्रह है कौन सा पे वीनस। देखिए पृथ्वी की बहन कहते हैं वीनस को, ये बात आपको जाननी चाहिए। तो शुक्र ग्रह ना पृथ्वी की बहन है। ये कहा जाए कि देखिए पास होने के बावजूद यहाँ पे उधर संभावना नहीं है जीवन की, तो क्या भविष्य में यहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है? क्या वहां पे किसी प्रकार से क्लाइमेटिक चेंजेस को कर दिया जाए ताकि जीवन की संभावना बन जाए? उन सब का अध्ययन करने के लिए ये जो मिशन है चलाया जाएगा। वैसे बता दो मेरे साथ देखिए कि नासा की जब बात करते हैं तो नासा ने ऑलरेडी यहाँ पे 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है यहाँ पे वीनस के बारे में सब कुछ जानने के लिए, जिसका नाम है पे डेविंसी और यहाँ पे वेरिटास। देखिए डेविंसी में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करने वाली है और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री जो उधर की है, मतलब वहां के जो नोबल गैसेस हैं उनका जो कंपोजिशन है और उनकी जो इमेजिंग है वो करेगी। साथ ही साथ जो वेरिटास इसमें कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे रेडियो साइंस की मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से और टोपोग्राफी की सहायता से यहाँ पे जितनी भी देखिए चीजें निकल सकती हैं, कंट्रोल मैपिंग हो सकती है, वो करने वाले हैं। तो ये 2 स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई है देखिए नासा के द्वारा वीनस का अध्ययन करने के लिए। चलिए साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 15 जून को इनमें से कौन सा डे है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए तो आज मनाते हैं पे विश्व पवन दिवस, यहाँ पे वर्ल्ड विंड डे है जो हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सिंपल सा फैक्ट है, आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। चलिए तो साथियों देखिए अब आते हैं हमारी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है अनअकैडमी पर। देखिए आपने बहुत कुछ नया है, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से। आप सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स के जो बैचेस वो मिलने वाले हैं। मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का बैच है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स तक आपको हेल्प करने वाला है, वो आ चुका है। यदि आप एसएससी एस्पायरेंट हैं तो संकल्प और सफलता बैचेस हमें शुरू हो चुके हैं 16 जून से, इनको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ करनी पड़ती है, तो हमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन क्यों लें? कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अब आप देखिए एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे का एक कॉम्बो पैकेज ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10 एंड द प्राइसेस विल बी अराउंड 14,395 ओनली। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं तो मेरा सिंपली कोड यूज कीजिए, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। आप यहाँ पे देखिए अपने अकॉर्डिंगली जो मंथ का सब्सक्रिप्शन वो ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप करने के लिए। और इस संडे होने वाला है बहुत ही शानदार यहाँ पे एसएससी कॉम्बैट। लेकिन इस संडे एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस संडे है 12 घंटे की लगातार महातांडव क्लास, जिसमें मैं बायोलॉजी को पूरा कवर करने वाला हूँ, एनिमेशन क्लास होने वाली है। देखिए ये क्लास है तो जल्दी इसका इवेंट आपको दे दिया जाएगा।
आप संडे को देखो जरूर इसमें आएगा, पहली बात तो ये। और जो साथी देखिए एसएससी का स्कॉलरशिप देना चाहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, जरूर दीजिएगा बाय यूजिंग यहाँ पे कोड ST सर्टेन, इससे आप देखिए अनलॉक कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो है हरीश तिवारी सर अकेडमी। तो साथियों ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो समय है दोबारा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये समय है, इसका सदुपयोग करें, पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।